चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट लाइन से इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ से समझते हैं। देखिए, शुद्ध जल का आंशिक आयनन होता है जिसके फलस्वरूप H+ तथा OH- आयन बनते हैं। देखिए यहाँ पर H2O दिया हुआ है, यहाँ पर ये एरोज आधा इधर गया आधा इधर। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ये रिएक्शंस जो हैं वो इससे मिलकर ये बना है, और हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन से क्या बना है, H2O बना है। तो इसके आगे इसको हम समझते हैं। इस आंशिक आयनीकरण के कारण प्रत्येक जलीय विलयन में कुछ मात्रा में, फिर से इस लाइन को ले लेते हैं बच्चों। देखिए, इस आंशिक आयनीकरण के कारण प्रत्येक जलीय विलयन में कुछ मात्रा में H+ तथा OH- आयन उपस्थित रहते हैं। इसीलिए अम्लीय विलयन में कुछ OH- आयन तथा क्षारीय विलयन में कुछ H+ आयन उपस्थित रहते हैं। देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि जो अम्लीय विलयन हो उसमें OH- आयन ना पाए जाते हैं बच्चों, उसमें भी कुछ मात्रा में हमारे OH- आयन पाए जाते हैं। इसी तरीके से जलीय विलयन में भी कुछ मात्रा में H+ आयन उपस्थित रहते हैं। H+ तथा OH- आयनों की संख्या का व्युत्क्रम संबंध है। व्युत्क्रम संबंध है जब विलयन में, व्युत्क्रम संबंध क्या है इसको देखिए यहाँ आगे समझ लीजिएगा। जब विलयन में H+ आयनों की संख्या अधिक होती है तब उस विलयन में OH- आयनों की संख्या कम होती है। व्युत्क्रम का मतलब होगा इसमें एक कम होगा तो दूसरा ज़्यादा होगा, या एक ज़्यादा है तो दूसरा कम है। मान लीजिए किसी विलयन में अगर H+ आयनों की संख्या अधिक है तो व्युत्क्रम संबंध के हिसाब से इसमें OH- आयनों की संख्या कम होती है। इसी के विपरीत अगर OH- आयनों की संख्या अधिक है तो H+ आयनों की संख्या कम होती है। जैसे कि देखिएगा, pH H+ और OH- आयन के सापेक्षिक मान को व्यक्त करता है। इसे सारणी 4 में दिखाया गया। देखिए यहाँ पर एक टेबल बनी बच्चों, जहाँ पर H एवं OH- आयन सांद्रण तथा pH मान दिए गए हैं। ये जो pH का H+ और OH के सापेक्षिक मान को ये व्यक्त करता है, इसको इस टेबल में दिखाया गया है। इसको अभी मैं आगे आपको समझाऊंगी, पहले इसको पढ़ना है। देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी के आयनन की समान मात्रा में H+ तथा OH- आयन बनते हैं। यानी कि जब पानी के आयनन होता है पानी का, तो उसमें समान मात्रा में, हमारे शुद्ध पानी में समान मात्रा में H+ तथा OH- आयन बनते हैं। सारणी 4 में हम देखते हैं कि pH 7 पर H+ तथा OH- आयन की सांद्रता बराबर यानी 7 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। यहाँ पर देखिएगा 7 पर ये देखिए H+ आयन की भी वैल्यूज 10⁻⁻7 दी गई हुई है, और OH- आयन की भी वैल्यूज 10⁻⁷ दी गई हुई है। ये है बच्चों 10⁻⁻7 दी हुई है, यानी 7 पर H+ आयन की वैल्यूज भी 10⁻⁻7 है, और हाइड्रोक्साइड आयन की वैल्यूज भी 10⁻⁻7 है। यहाँ पर H+ आयन के में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन और हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन, दोनों का जो कंसंट्रेशन यानी सांद्रण है वो इक्वल है। इसीलिए ये जो 7 पर हमारा क्या हो जाता है, विलयन हमारा उदासीन हो जाता है। यही कारण यहाँ पर इक्वल है ना। देखिए यहाँ पर H+ आयन और OH- आयन में pH वैल्यूज, तो यहाँ पे दोनों इक्वल होने के कारण ही हमारा जो पानी है वो उसका pH 7 आता है, वो क्या हो जाता है बच्चों, हमारा उदासीन है। फिर देखिएगा, इसी प्रकार pH 7 किसी भी विलयन की उदासीनी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। pH मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय तथा 7 से अधिक है तो क्षारीय प्रकृति को दर्शाता। मान लीजिए कोई पदार्थ को अगर आपका pH मान दे दिया जाए कि इसका pH मान 4 है, तो ये विलयन कैसा होगा, अम्लीय कि क्षारीय। तो आपको आंसर आपके दिमाग में फ़ौरन आना चाहिए कि अगर ये pH में 7 से कम है तो ये एसिडिक होगा, और 7 से अधिक है तो ये बेस होगा, और अगर हमारा 7 है तो ये न्यूट्रल होगा। यानी कि जो पदार्थ जिसका pH मान यदि 4 है तो वो पदार्थ हमारा कैसा होगा बच्चों, अम्लीय होगा। अब देखिए यहाँ पर टेबल दी गई हुई है बच्चों एक आपको, जहाँ पर pH मान दिया है H+
मोल प्रति लीटर में दिया हो। मोल आप लोग 9th में अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो इसको रिवीजन करिए, फिर से समझिए। और यहाँ देखिए OH माइनस आयन दिया हुआ है मोल प्रति लीटर में, यानी 1 लीटर में 1 मोल का कंसंट्रेशन बता रहा है बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा, इसी से आप समझ पाइएगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है pH मान 0 जिसका H प्लस मोल प्रति लीटर में दिया और 10 टू द पावर 0, तो 10 टू द पावर 0 को यहाँ पर 1 मान लिया जाता है। क्या माना जाता है बच्चों? इसको 1। नेक्स्ट की अगर बात करें जिसका pH वैल्यू 1 है, उसका H प्लस कंसंट्रेशन कितनी दी हुई है? 10 टू द पावर -1। अब 10 टू द पावर -1 में इसको आप लोग मैथमेटिकल फार्मूले से ईजिली निकाल लेते हैं। जब माइनस होता है 10 टू द पावर -1 तो ये हमारा किस में हो जाता है बच्चों? 1/10 में। माइनस है तो ये किस में हो जाएगा? 1/10 में। अब 1/10 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारी वैल्यूज़ कितनी आएगी? 0.1 आएगी, यानी कि 1 मोल प्रति लीटर में जो है उसमें H प्लस आयन की वैल्यूज़ कितनी आई है? 0.1 आई। इसी तरीके से 10 टू द पावर -2 को भी हम इजली निकाल सकते हैं बच्चों। 10 टू द पावर -2 की कितनी डिग्री? 1/100 हो जाएगा, और इसको हम निकालेंगे तो 1.01 इसकी वैल्यूज़ आएगी। यानी इसी तरीके से हम सब की वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करेंगे और देखते जाते हैं कि देखिए बच्चों उसी तरीके से यहाँ पर हम आगे की बात करते हैं तो 10 टू द पावर -3 को हम कर सकते हैं 10 टू द पावर, इसी सेम पैटर्न से हम सबको डिवाइड करेंगे तो जो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है वो धीमे धीमे यहाँ पर कम होता जाता है। तो जब कम होता जाता है बच्चों तो फिर क्या होता है? हमारे जो 5 हुआ, जैसे जिसका pH वैल्यू 5 है, 6 है, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? वीक एसिड हो जाते हैं। और इधर हमारा जो है वो बेस है, जो क्षारीय है, ये यहाँ पर इसका क्रम, ये हम यहाँ पे देखिए बढ़ता क्रम दिखा है ना, इसकी मतलब क्षारीयता बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है, इसीलिए इनकी क्या हो रही है? क्षारीयता बढ़ती जा रही है। यानी कि जो हमारा H जिसका pH वैल्यू 10 टू द पावर -14 आएगी वो हमारा होगा, क्या होगा? वो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो, यानी कि प्रबल बेस, जिसको प्रबल क्षार बोलते हैं, वो हमारा यहाँ पर प्रबल क्षार होगा। इसी तरीके से OH माइनस आयन मोल प्रति लीटर में देखिए यहीं पर इसकी वैल्यूज़ को उल्टा कर दिया गया है कि H -14 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्या हो जाएगा? जिसकी वैल्यूज़ H -14 आ रही है, यानी कि वो हमारा कम अम्लीय हो रहा है, धीमे धीमे यहाँ पर कम अम्लीय हो रहा है, और यहाँ पर हमारा कम अम्लीय होते 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 यहाँ पर इसकी एसिडिटी वैल्यूज़ को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इसकी क्षार की वैल्यूज़ बढ़ेगी, यानी कि जिसका pH मान 14, 13, 12, 11, तो वो सब क्या होंगे? हमारे मोर बेसिक नेचर इन होंगे। किसके मुकाबले होंगे? एसिडिक के मुकाबले ये ज़्यादा बेसिक नेचर होंगे, मतलब जिसकी pH वैल्यू हमारी 10 टू द पावर -14 आएगी। इसी तरीके से इस टेबल को देखकर हम समझ सकते हैं कि pH यानी कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है? उसी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग हम pH वैल्यूज़ यानी उसका मान को निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों की pH में दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है। दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है? देखिए है pH मान किसी भी पदार्थ की अम्लता व क्षारीयता को समझने में मदद करता है। हमारे शरीर में भी ऐसे कई द्रव हैं जिनका विशिष्ट pH होता है, और इस pH के अनुसार ही हमारे शरीर की जैविक रासायनिक क्रियाएं संचालित होती हैं। जैविक रासायनिक क्रिया आप समझ रहे हैं, जैसे पाचन, उत्सर्जन, श्वसन, ये सब हमारी क्या है? जैविक रासायनिक क्रियाएं हैं। हमारे आसपास पानी, मिट्टी आदि का pH हमारे दैनिक जीवन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि हमारे जो आसपास पानी है, मिट्टी है, जो इन सब का भी pH हमारे लाइफ के लिए, हमारे दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट रोल्स देते हैं, यानी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए कुछ उदाहरणों से समझें। जैसे दिया है पाचन की प्रक्रिया और pH। हमारा अमाशय तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है। ये अमाशय को किसी भी प्रकार की हानि
नहीं पहुंचाता बल्कि भोजन के पाचन में सहायता करता। अपच की स्थिति में अमाशय द्वारा अधिक मात्रा में अम्ल स्रावित होता है, जिसके कारण जलन तथा दर्द का अनुभव होता। अधिक अम्ल को प्रति अम्ल जैसे दुर्बल क्षारकों के द्वारा उदासीन किया जाता है। यानी कि अगर हमारे अमाशय में अधिक मात्रा में अम्ल HCl पाया जाता है ना, हमारे जो पाचन में मदद करता है बच्चों, अगर वो अधिक मात्रा में रिलीज होने लगे, स्रावित होने लगे, तो वो एक अपच की स्थिति देता है, यानी फिर जलन, एसिडिक और दर्द होता है। यानी कि फिर हम उसको किससे हमको रिलीफ मिलता है बच्चों, जब हम प्रति अम्ल यानी कि प्रति अम्लों एंटाएसिड का यूज़ करते हैं बच्चों। प्रति अम्लों जैसे दुर्बल क्षार यानी एंटाएसिडिक का यूज़ करते हैं, तब हमको रिलीफ मिलता है। रिलीफ क्यों मिलता है ये आप जान रहे हैं, क्यों? क्योंकि एसिड और बेस क्या करते हैं, मिलते हैं, वो उस न्यूट्रल हो जाता है, वो उसके बाद फिर अभिक्रिया क्या करती है, न्यूट्रल हो जाती है, जिससे दर्द और जलन से हमारी आराम मिलता है। फिर है रक्त का पीएच और जैविक प्रक्रियाएं। हमारे रक्त का पीएच 6.8 से 7.8 तक होता है, जो जैविक प्रक्रियाओं के लिए उपयुक्त है, क्योंकि रक्त का पीएच मान के बीच रक्त प्लाज्मा और सीरम के अधिकतर रसायन का उचित संतुलन बना रहता है। यानी ये जो पीएच वैल्यूज़ है, ये रक्त प्लाज्मा और सीरम ये दोनों के रसायनों का उचित संतुलन बनाने में सहयोग करती। उदाहरण के लिए अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन के अणु की आकृति बदल जाएगी। अगर माध्यम हमारा अम्लीय होगा तो हीमोग्लोबिन के जो अणु हैं बच्चों, उसकी आकृति बदल जाती है और ये अणु ऑक्सीजन को अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते। यानी कि उनके जो हीमोग्लोबिन के अणु हैं, अगर वो उनका आकार बदल जाए तो वो क्या होगा, वो अच्छे से उस ऑक्सीजन जो हम रिस्पायरेशन यानी श्वसन के थ्रू अपनी बॉडी में लेते हैं, वो किसके द्वारा हमारी बॉडी में रक्त में हीमोग्लोबिन है ना, तो वो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जिसके द्वारा हमारे शरीर में जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे ढंग से हो पाता है। तो अगर यही आकार हीमोग्लोबिन का जो अणु है उसका आकार बदल जाए तो ऑक्सीजन वो अच्छे से नहीं ले पाता। जब वो ऑक्सीजन अच्छे से नहीं ले पाएगा तो क्या होगा, इसीलिए तो हमारे बॉडी को अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर अम्लीय माध्यम में हीमोग्लोबिन के अणु की आकृति बदल जाती है, ये अणु ऑक्सीजन अच्छी तरीके से ग्रहण नहीं कर पाते। इसीलिए रक्त का पीएच इस स्तर से कम अर्थात अम्लीय नहीं होना चाहिए। हमारा पीएच का जो मान है वो इस पीएच मान से यानी कि 6.8 से 7.8 तक हो, तभी हमारा जो हीमोग्लोबिन के अणु है वो अच्छे से ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकते हैं। ये अम्लीय नहीं होना चाहिए। देखिए, दो अभी हमने इम्पॉर्टेंट देखा कि पाचन की प्रक्रिया में पीएच किसकी क्या वैल्यू बच्चों, और रक्त में पीएच की क्या वैल्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, देखिए लार का पीएच। हमारे मुंह में पाए जाने वाली जो लार है उसका भी पीएच उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। जैसे हमारे दांतों में इनेमल होता है ना, हमारे दांतों का इनेमल कैल्शियम सल्फेट से बनता है। किससे बनता है? कैल्शियम सल्फेट, जो कठोर पदार्थ पानी में घुलता नहीं है। जब हमारे मुंह के अंदर उपस्थित लार का पीएच 5.5 से कम होता है तब दांतों में सड़न प्रारंभ होती है। इससे बचने के लिए हमें प्रतिदिन दांतों में क्षारकीय दंतमंजन से साफ करना चाहिए। यानी कि हमारे जो दांतों का लार है वो क्या होता है बच्चों, 5.5। अगर ये 5.5 से कम होने लगेगा तो दांतों में क्या होगा, हमारी सड़न प्रारंभ हो जाएगी। जब वो सड़ने लगते हैं, और इससे बचने के लिए हम जो अपना टूथपेस्ट उपयोग करते हैं वो बेसिक इन नेचर होना चाहिए, यानी क्षारकीय होना चाहिए। 4 पॉइंट पे हम आते, देखिए पीएच और पौधे व जंतुओं की आत्मरक्षा। कुछ पौधे जैसे बिच्छू पौधे में बारीक व चुभने वाले रेशे या रोम होते हैं। जब कोई भी मनुष्य या जंतु इनके संपर्क में आता है तब ये उनके शरीर में चुभकर फॉर्मिक अम्ल छोड़ देते हैं, जिससे जलन और दर्द का अनुभव होता है। इससे पौधा खाए जाने से बच जाता। मधुमक्खी भी डंक मारने से पर एक अम्ल का स्राव करती है, जिसके कारण भी दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस प्रकार पौधे तथा जंतु अपनी रक्षा करते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने बताया था कि मधुमक्खी में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल है बच्चों, वो हमारा फॉर्मिक अम्ल है, SCOOH।
फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर मधुमक्खी हमको डंक मारती है तो क्या होता है, फिर वो एसिड को हमारी बॉडी में रिलीज़ करती है, यानी छोड़ देती है, जिससे हमको दर्द और जलन का अनुभव होता है। इसी से हम मधुमक्खी को देखते हैं और डरते हैं और उनको छेड़ते नहीं या उनको मारते नहीं, तो इससे मधुमक्खी अपनी रक्षा भी करती है। नेक्स्ट पे आते हैं, मिट्टी का पीएच देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल देता है ये हमारे एग्रीकल्चर में, कृषि में। मिट्टी का पीएच और फसल का उत्पादन में इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए धान के उत्पादन के लिए अनुकूल मिट्टी वो होती है जिसका पीएच 5 से 8 पाया जाता है, ना ये मोर एसिडिक हो गया ना मोर बेसिक हो। देखिए मिट्टी का पीएच इस स्तर से ज़्यादा या कम होने पर फसल का उत्पादन प्रभावित ना हो सके, इसके लिए किसानों द्वारा खेतों में खाद या चूना या राख भी डाली जाती है। देखते हैं ना, खाद चूना या राख डालते हैं तो ये किस लिए, क्योंकि इसके पीएच वैल्यू को मेंटेन रहे, इसीलिए इस किसानों द्वारा खेतों में खाद चूना या राख भी डाली जाती है। इसी प्रकार हाइड्रेजिया का फूल मिट्टी की अम्लता के अनुसार अपनी रंग परिवर्तित करता है। जब मिट्टी अम्लीय होती है तो ये नीला रंग, और जब मिट्टी हल्की क्षारीय होती है तो ये गुलाबी रंग प्रदर्शित करता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हुए हैं, इसको आपको एज ए होमवर्क अपनी करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसको सेंड करिएगा बच्चों। देखिएगा यहाँ पर है, क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन उपस्थित होते हैं, अगर हाँ तो विलयन क्षारीय क्यों नहीं होता। अभी इससे पहले आप समझ चुके हैं सारणी टेबल के आधार पर, उसको आपको बताना है। आपके पास 2 जलीय विलयन A एवं B है। विलयन A का पीएच मान 6 व B का पीएच मान 9-8 है। किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है, इनमें से कौन सा विलयन अम्लीय तथा कौन सा क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, ये हमारा 3rd क्वेश्चन है। जूली ने जब 5 विलयन A, B, C, D व E की सार्वत्रिक सूचक से जांच की तब पीएच मान क्रमशः 9, 7 व 13 एवं 6 प्राप्त हुए। इस आधार पर बताइए कौन सा विलयन दुर्बल अम्लीय है, कौन सा हमारा दुर्बल क्षारीय है, कौन सा प्रबल अम्लीय है, कौन सा प्रबल क्षारीय, कौन सा क्या है बच्चों उदासीन है। तो ये 1, 2, 3 तीनों क्वेश्चंस को आपको एज ए होमवर्क करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है बच्चों। अच्छे से वीडियो देखिए, अच्छे से समझिए और स्टडी पर पूरा अच्छे से ध्यान दीजिए। ओके बच्चों, बाय बाय।